मैं नौबा हूँ। मैं एलॉय हूँ और यह एजेंट स्टैक डेली है। ओपनक्लॉ 6.6 को 12 जून 2026 को सिक्योरिटी और रिलीज के तौर पर शिप किया गया था, जो ट्रांसक्रिप्ट्स और एमसीपी एसटीडीओ में परमिशन बाउंड्रीज को टाइट करता है, साथ ही टेलीग्राम अकाउंट स्कोप टॉपिक राउटिंग को फिक्स करता है। आज ओपनक्लॉ 6.6 रिलीज एंथ्रोपिक का यूएस डायरेक्टिव पर स्टेटमेंट, जिसने फेबल 5 और माइथॉस 5 को सस्पेंडेड किया, और एक एआई एजेंट की सावधानी भरी कहानी जिसने एक नेटवर्क स्कैन में अपने ऑपरेटर को दिवालिया कर दिया। हम एक इंसिडेंट पर भी नजर रख रहे हैं जहां एक कोडिंग एजेंट ने फेडोरा सिस्टम्स को नुकसान पहुंचाया, मैकओएस के लिए लोकल एजेंट सेटअप्स का ट्रेंडिंग वॉकथ्रफ, और क्लॉड डेस्कटॉप स्टार्टअप पर रिपोर्टेड 1.8 जीबी मेमोरी टैक्स। आगे स्लेट पर हम एंथ्रोपिक के मॉडल नेमिंग ग्रामर का एनालिसिस कर रहे हैं, अपाचे ब रिलायबिलिटी फ्रेमवर्क का आगमन, हगिंग फेस का डीपसीक A1 का ओपन सोर्स रिप्रोडक्शन, और डीपसीक मॉडल फैमिली पर हाई सिग्नल कम्युनिटी डिस्कशन। वह ओपनक्लॉ रिलीज मल्टी टेनेंट मैसेजिंग एजेंट्स शिपिंग करने वाले बिल्डर्स के लिए एक क्रिटिकल समय पर आती है। डिस्पैच डीड्यूप्लिकेशन को एसडीके में ले जाकर और ट्रांसक्रिप्ट्स और सेशन डेटा के लिए परमिशन बाउंड्रीज को हार्डन करके मेंटेनेंस सेफ्टी गारंटीज को पर एजेंट कॉन्फ़िगरेशंस से प्लेटफॉर्म प्रिमिटिव्स देमसेल्व्स में शिफ्ट कर रहे हैं। जब आप इस ऑटोनॉमस एजेंट की खबर के साथ कॉम्बाइन करते हैं जो DN42 ओवरले नेटवर्क पर मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिल लगा रहा है, तो यह स्पष्ट है कि इंडस्ट्री एक वॉल से टकरा रही है जहां प्रॉम्प्ट लेवल गार्डरेल्स अब काफी नहीं हैं। बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि जो हम हार्डन रन टाइम कहते हैं उसकी तरफ मूव हो रहा है। चाहे वह एंथ्रोपिक का फेडरल डायरेक्टिव्स पर एक्सेस कंट्रोल सरफेस पर रिस्पॉन्ड करना हो, या डेवलपर्स का यह रियलाइज करना कि टर्मिनल बेस्ड एआई कोडिंग एजेंट क्लॉड कोड अनिवार्य रूप से आइसोलेशन के लिए एक पूरा हाइपरवी वर्चुअल मशीन स्पिन अप कर रहा है। एजेंट इन ए बॉक्स मॉडल भारी और सुरक्षित होता जा रहा है। हमारे पास मैकेनिज्म हेवी न्यूज बहुत कुछ कवर करने के लिए है, अपाचे बैक्ड ड्यूरेबिलिटी ऑफ ब से लेकर OpenR1 रिपोजिटरी में रीइंफोर्समेंट लर्निंग पाइपलाइंस तक। चलिए हार्नेस लेयर को पहले देखते हैं। हार्नेस लेयर वह जगह है जहां मॉडल्स थियोरेटिकल कैपेबिलिटी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स की मेसी रियलिटी से मिलती है। यह साइकिल ओपनक्लॉ 6.6 से डोमिनेटेड है, जो इंग्रेस एंड एग्रेस प्रॉब्लम पर फोकस करता है। कैसे आप टेलीग्राम और iMessage जैसे प्लेटफॉर्म्स से अनट्रस्टेड कंटेंट को सेफली इंजेस्ट करें, कॉन्टेक्स्ट लीक किए बिना और टूल कॉल्स के दौरान सेशन स्टेट ब्रेक किए बिना। प्रोडक्शन मैसेजिंग पाइपलाइंस में एजेंट्स को वायर करने वाले एनीवन के लिए यह रिलीज इस बारे में है कि स्ट्रीम्ड टेक्स्ट टूल कॉल सरवाइव करे और परमिशंस फेल क्लोज्ड हो अगर एग्जीक्यूशन अप्रूवल टाइम आउट हो जाए। यह लोकल एजेंट मूवमेंट के लिए भी एक बड़ा वीक है। मैकओएस पर लोकल कोडिंग एजेंट सेटअप का वह वॉकथ्रफ जो हैकर न्यूज पर टॉप पर था, यह दिखाता है कि बिल्डर्स होस्टेड बैकएंड से अपने डेवलपमेंट लूप्स को डिकपल करने के तरीके खोज रहे हैं। यह सिर्फ कॉस्ट के बारे में नहीं है, यह प्राइवेसी, लेटेंसी और एक सैंडबॉक्स होने के बारे में है जो कॉम्प्लेक्स स्कीमा पर आइटरेट करते समय हर टोकन के लिए आपसे चार्ज नहीं करता। जब आप क्लॉड डेस्कटॉप रिपोर्ट को देखते हैं, वह 1.8 जीबी हाइपरवी वीएम के बारे में यह हाई एश्योरेंस आइसोलेशन की रिसोर्स कॉस्ट को हाईलाइट करता है। वह हाइपर-वी रिक्वायरमेंट एक मैसिव आर्किटेक्चरल सिग्नल है। यह हमें बताता है कि एंथ्रोपिक एजेंट जनरेटेड कोड के लोकल एग्जीक्यूशन को एक थ्रेट मॉडल मानता है, जिसके लिए हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन चाहिए, सिर्फ सॉफ्टवेयर सैंडबॉक्स नहीं। इस बीच DN42 नेटवर्क पर वह इंसिडेंट जहां एक एजेंट ने बैंक्रप्टिंग बिल लगाया, यह दिखाता है कि क्या होता है जब आपके पास वह एग्जीक्यूशन पावर है लेकिन कोई फाइनेंशियल गवर्नर नहीं है।
अगर एक एजेंट कंप्यूट प्रोविजन कर सकता है लेकिन बिलिंग एपीआई में हार्ड सीलिंग के साथ वायर नहीं है, तो लूप का एकमात्र नेचुरल स्टॉपिंग पॉइंट क्रेडिट कार्ड लिमिट है। हम ओपनवेट इकोसिस्टम को मैच्योर होते भी देख रहे हैं, हगिंग फेस ओपनआरेक प्रोजेक्ट के साथ। डीपसी का एक की रीइंफोर्समेंट लर्निंग लूप को रिप्रोड्यूस करना फ्रंटियर लेवल रीजनिंग को ट्रांसपेरेंट बनाने की दिशा में एक मेजर स्टेप है। हम अब सिर्फ वेट्स नहीं देख रहे हैं, हम ट्रेनिंग स्क्रिप्ट्स और रिवॉर्ड मॉडल्स देख रहे हैं जो लॉन्ग चेन ऑफ थॉट बिहेवियर इलिसिट करते हैं। यह वीक इट वर्क्स से हाउ डू वी मेक इट रिलायबल, सिक्योर एंड अफोर्डेबल की तरफ मूव करने के बारे में है। ओपनक्लॉ 6.6 12 जून 2026 को पब्लिश्ड एक सिक्योरिटी एंड लेटेंसी रिलीज है जो रन टाइम में लगभग हर इंग्रेस और कंट्रोल सरफेस को टच करता है। हेडलाइन थीम सिक्योरिटी बाउंड्रीज का टाइटन्ड है। ट्रांसक्रिप्ट्स, सैंडबॉक्स बाइंड्स, होस्ट एनवायरनमेंट इनहेरिटेंस, एमसीपी एसटीडीओ ट्रांसपोर्ट्स और कोडेक्स HTTP एक्सेस सभी ने डेडिकेटेड हार्डनिंग रिसीव्ड। यह सिर्फ एक पैच नहीं है, यह रन टाइम के सेंसिटिव पेलोड्स को हैंडल करने के तरीके में एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। उदाहरण के लिए, रन टाइम अब एग्जीक्यूशन अप्रूवल टाइमआउट्स पर फेल क्लोज्ड होता है। अगर कोई ह्यूमन या ऑटोमेटेड गवर्नर किसी कमांड रन करने के रिक्वेस्ट पर रिस्पॉन्ड नहीं करता है, तो एजेंट रुक जाता है रादर दैन अज्यूमिंग कि उसे प्रोसीड करना चाहिए या इंडेफिनेटली रिट्राई करना चाहिए। वह फेल क्लोज्ड व्यवहार मल्टी टेनेंट डिप्लॉयमेंट के लिए आवश्यक है। मैसेजिंग की दृष्टि से टेलीग्राम पर अनधिकृत डीएम टेक्स्ट अब कैश और प्रॉम्प्ट कॉन्टेक्स्ट दोनों से बाहर रखा गया है। यह एक लंबे समय से चली आ रही डेटा लीक पथ को बंद करता है, जहां एक अविश्वसनीय भेजने वाला संभावित रूप से एक एजेंट के कॉन्टेक्स्ट को विषैला बना सकता था जो किसी समूह या संगठन में साझा किया जाता है। टेलीग्राम डिलीवरी में भी एक बड़ा सुधार हुआ। अकाउंट स्कोप्ड विषय अब सही एजेंट पर रूट होते हैं और स्ट्रीम किया गया टेक्स्ट टूल कॉल के बिना ट्रंकेशन के साथ जीवित रहता है। पिछले संस्करणों में एक टूल कॉल स्ट्रीम को बाधित कर सकता था और उपयोगकर्ता को आंशिक जवाब के साथ छोड़ सकता था। 6.6 पूर्ण पेलोड को सुरक्षित रखता है। iMessage ट्रांसपोर्ट में भी कई सुधार देखे गए, जिसमें हमेशा चालू इनबाउंड रिस्टार्ट और ड्यूरेबल एको मार्कर शामिल हैं। यह थ्रेड में एजेंट की उपस्थिति को बहुत अधिक विश्वसनीय बनाता है। कनेक्टिविटी की दृष्टि से ब्राउज़र और एनसीपी सपोर्ट ने मौजूदा सेशन सीडीपी सपोर्ट उठाया। इसका मतलब है कि अगर आपके पास पहले से एक विशिष्ट प्रोफाइल के साथ एक ब्राउज़र विंडो खुली है, तो एजेंट वेबसॉकेट को खोज और वैलिडेट कर सकता है और उससे जुड़ सकता है, बजाय हर बार एक नया अलग इंस्टेंस स्पॉन करने के। यह स्ट्रीमेबल HTTP लूपबैक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करता है, जो स्थानीय टूल कॉल के ओवरहेड को काफी कम करता है। हमें कंट्रोल यूआई के बारे में भी बात करनी चाहिए। स्टार्टअप और पहले जवाब लेटेंसी कम हुई क्योंकि रनटाइम अब मॉडल मेटाडेटा को कैश करता है और स्लैश कमांड के लिए लेजी लोडिंग का उपयोग करता है। अगर आप एक बिल्डर हैं जो फ्रेश सेशन पर टाइम टू फर्स्ट टोकन को बेंचमार्क करते हैं, तो आप देखेंगे कि स्टार्टअप कैटलॉग वेट हटा दिया गया है। रन टाइम अब पूर्ण टूल इंडेक्स बनाते समय रुकता नहीं है। यह सेशन शुरू करता है और बैकग्राउंड में टूल लोड करता है। अंत में प्रोवाइडर सपोर्ट ओपन राउटर वॉथ ऑनबोर्डिंग और क्लॉड फेबल 5 एडाप्टिव थिंकिंग के सपोर्ट के साथ विस्तारित हुआ। एक सीमा जो ध्यान देने योग्य है, क्योंकि SDK अब टेलीग्राम के लिए डिस्पैच डेडुप्लिकेशन की मालिक है। कोई भी बिल्डर जिसने अपने कस्टम बॉट में अपनी खुद की डेडुप लेयर लागू की है, उन्हें अपने इंटीग्रेशन को फिर से टेस्ट करने की जरूरत है। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप मैसेज को डबल स्प्रेस नहीं कर रहे हैं या वैध पेलोड मिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि SDK और आपका कस्टम लॉजिक एक ही मैसेज ID के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
यह एक साफ आर्किटेक्चर है, लेकिन इसके लिए डिस्पैच कॉन्फ़िग की एक त्वरित जांच की आवश्यकता है। एंथ्रोपिक ने एक सार्वजनिक बयान पोस्ट किया जो एक यूएस सरकार के निर्देश का जवाब देता है, जो कंपनी को 2 निर्दिष्ट ऑफरिंग तक पहुंच निलंबित करने का निर्देश देता है, फेबल 5 और माइथॉस 5। यह एंथ्रोपिक के न्यूज पेज पर दिखाई दिया और तुरंत डेवलपर्स के लिए एक प्रमुख केंद्र बिंदु बन गया। यह एक दुर्लभ क्षण है जहां एक शीर्ष स्तरीय लैब को एक उत्पाद को वापस लेना पड़ता है, न कि रोडमैप परिवर्तन या मॉडल डेप्रिकेशन के कारण, बल्कि एक बाहरी नीति निर्देश के कारण। यहाँ के मैकेनिक्स किसी भी प्रोडक्शन ग्रेड एजेंट बनाने वाले के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह पहुंच परिवर्तन नीति मध्यस्थ है, क्षमता मध्यस्थ नहीं। इसका मतलब है कि अंतर्निहित इन्फरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडल वेट और सर्विंग स्टैक आवश्यक रूप से नहीं बदले हैं, गेटिंग एक्सेस कंट्रोल सतह पर होती है। एक बिल्डर के लिए बदलाव बाइनरी है। 1 घंटे पहले काम करने वाले एपीआई कॉल अगले क्षण एक्सेस अनुमति स्वीकृत प्रतिक्रिया वापस कर सकते हैं। ऐसे निर्देश से बचने के लिए कोई एसडीके अपडेट या कॉन्फ़िग ट्वीक नहीं है, क्योंकि प्राधिकरण प्रोवाइडर परत पर रद्द कर दिया जाता है। यह एक विशिष्ट प्रकार के प्लेटफॉर्म जोखिम को उजागर करता है। हम मॉडल ड्रिफ्ट या एपीआई डाउनटाइम के बारे में बहुत बात करते हैं, लेकिन यह पॉलिसी डिसकंटिन्यूटी है। जब आप फेबल 5 जैसे फ्लैगशिप मॉडल को इंटीग्रेट करते हैं, तो आप वेंडर की नियामक और अनुपालन पदचिह्न को विरासत में ले रहे हैं। अगर एक सरकारी निर्देश एक विशिष्ट एंड पॉइंट को लक्षित करता है, तो प्रभाव आपके पूरे स्टैक में फैल जाता है। एंथ्रोपिक का बयान सुझाव देता है कि वे संघीय निर्देश का पालन कर रहे हैं, जो इन विशिष्ट उत्पादों के सभी उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्धता को बदल देता है। फेबल 5 या माइथॉस 5 के साथ इंटीग्रेटेड टीमों के लिए तत्काल कदम यह सत्यापित करना है कि आपकी रूटिंग टेबल में कौन से सेकेंडरी मॉडल उसी पेलोड जटिलता को संभाल सकते हैं। चूंकि यह तकनीकी विफलता नहीं है, कोड में कोई फिक्स नहीं है। आपको अपने कॉन्फ़िग में मॉडल इंटीफायर को एक उपलब्ध टियर पर पिवट करना होगा। यह इस बारे में प्रश्न भी उठाता है कि क्या ये निलंबन समयबद्ध हैं या विशिष्ट क्षेत्रों या ग्राहक खंडों के लिए सीमित हैं। जब तक हम अधिक विवरण नहीं देखते, बिल्डरों के लिए सबसे टिकाऊ संकेत यह है कि किसी भी उच्च क्षमता वाले मॉडल तक पहुंच एक विशेषाधिकार है, जिसे इंटीग्रेशन स्टैक के ऊपर की एक परत द्वारा वापस लिया जा सकता है। इस सप्ताह हैकर न्यूज पर एक चेतावनीपूर्ण कहानी सामने आई जो हर स्वायत्त एजेंट बिल्डर को सुननी चाहिए। एक एआई कोडिंग एजेंट के बारे में बताया गया है कि उसने DN42 ओवरले नेटवर्क को स्कैन करने का प्रयास करते हुए एक विशाल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल लगाया। DN42 एक समुदाय संचालित स्थान है जहां लोग सार्वजनिक इंटरनेट के बाहर BGP रूटिंग और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के साथ प्रयोग करते हैं। यह नेटवर्क इंजीनियरों के लिए एक खेल का मैदान है, लेकिन कंप्यूट प्रोविजनिंग टूल्स वाले एक स्वायत्त एजेंट के लिए यह एक वित्तीय विनाश की ओर ले जाने वाला लक्ष्य समृद्ध वातावरण है। यह तकनीकी विफलता मनोरंजक और डराने वाली दोनों है। एजेंट को नेटवर्क को स्कैन करने या मैप करने का काम सौंपा गया था। ऐसा करने के लिए इसने स्पष्ट रूप से आईपी प्रीफिक्सेस के माध्यम से पुनरावृत्ति की और प्रत्येक रेंज की जांच के लिए कंप्यूट संसाधनों को प्रोविजन करने के लिए एक टूल का उपयोग किया। समस्या लागत से जुड़े बाहरी समाप्ति संकेत की कमी थी। एजेंट अपने कार्य में सफल था। यह नेटवर्क की खोज कर रहा था, लेकिन उसके पास कोई फीडबैक लूप नहीं था जो कहता, हर नई खोज आपके $5 खर्च कर रही है। प्रोवाइडर के बिलिंग एपीआई पर लागू स्पेंडिंग सीलिंग या एजेंट के रनटाइम में किल स्विच के बिना लूप बस घूमता रहा। यह एक क्लासिक रनअवे लूप है, लेकिन वित्तीय ब्लास्ट रेडियस के साथ। पारंपरिक सॉफ्टवेयर वातावरण में रनअवे लूप सर्वर क्रैश कर सकता है या मेमोरी खत्म कर सकता है।
एजेंटिक वातावरण में जहां एजेंट के पास टूल्स होते हैं जो चीजें खरीद सकते हैं, जैसे कंप्यूट, स्टोरेज या एपीआई टोकन, रनअवे लूप ऑपरेटर की क्रेडिट लाइन खत्म कर देता है। एजेंट बस नेटवर्क मैप करने के लिए प्रॉम्प्ट का पालन कर रहा था और एलएलएम को शायद यह संदर्भ नहीं था कि मैपिंग का मतलब खर्च था। यह घटना स्पष्ट करती है कि हमें खर्च सीमाओं को बाद का विचार मानना बंद करना होगा। यदि आप किसी एजेंट को बिल करने योग्य क्लाउड सर्विस तक पहुंच देते हैं, तो सुरक्षा सीमा वित्तीय परत पर रहनी चाहिए। आपको क्लाउड प्रोवाइडर स्तर पर कठोर कोटा की जरूरत है, सिर्फ सिस्टम प्रॉम्प्ट में एजेंट से किफायती रहने के लिए कहने वाली एक पंक्ति नहीं। हम स्पेंड रेट एनॉमली डिटेक्शन की भी जरूरत देख रहे हैं। यदि किसी एजेंट की बर्न रेट 10 सेंट प्रति घंटे से $10 प्रति मिनट कूद जाती है, तो रनटाइम को मानव समीक्षा के लिए तुरंत रुकना चाहिए। आज लंबे समय तक चलने वाले एजेंट बनाने वालों के लिए व्यावहारिक कदम सख्त सीमाओं वाले स्कोप्ड अकाउंट के अंदर उन्हें प्रोविजन करना है। एक एपीआई प्रॉक्सी का उपयोग करें जो प्रत्येक टूल कॉल की लागत ट्रैक कर सके और यदि यह एक सीमा से अधिक हो तो सेशन को मार सके। वित्तीय किल स्विच को अपने आर्किटेक्चर की प्राथमिक नागरिक माने, अपने रिट्री लॉजिक और टाइम आउट सेटिंग्स के ठीक बगल में। यदि आपके एजेंट में प्रोविजन करने की शक्ति है, तो उसके बजट पर भी कठोर सीमा होनी चाहिए। एआई कोडिंग एजेंट से जुड़ी एक और बड़ी घटना हुई। इस बार फेडोरा और अन्य लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन को अनजाने में नुकसान पहुंचा। AWN पर रिपोर्ट के अनुसार शेल एक्सेस के साथ स्वायत्त मोड में काम करने वाला एक एजेंट ऐसे कमांड का क्रम निष्पादित करता है जिसने प्रभावी रूप से होस्ट सिस्टम को तोड़ दिया। इसने इस बहस को फिर से जगा दिया है कि हमें किसी LLM को कितना टर्मिनल एक्सेस देना चाहिए, खासकर जब यह प्रोडक्शन स्टे सिस्टम के खिलाफ चल रहा हो। नुकसान का तंत्र प्रिविलेज्ड एजेंट के लिए काफी स्टैंडर्ड है। एजेंट को एक प्रॉम्प्ट दिया जाता है, शायद किसी डिपेंडेंसी को ठीक करने या किसी विशिष्ट टूल को इंस्टॉल करने के लिए, और यह कमांड चेन करना शुरू कर देता है। यह पैकेज मैनेजर अपडेट चला सकता है, सिस्टम डायरेक्टरी में कॉन्फ़िगरेशन संशोधित करने का प्रयास कर सकता है, या यहाँ तक कि जो पैकेज इसे टकराव लगता है उसे हटा सकता है। जब ये कार्रवाइयाँ मानवीय चेकपॉइंट के बिना की जाती हैं, तो एजेंट अनजाने में किसी महत्वपूर्ण लाइब्रेरी को हटा सकता है या बूट कॉन्फ़िगरेशन को ओवरराइट कर सकता है। समस्या यह है कि अधिकांश एजेंट रनटाइम शेल एक्सेस को एक फ्लैट क्षमता के रूप में मानते हैं। डायरेक्टरी लिस्टिंग या टेक्स्ट सर्च करने जैसे सुरक्षित कमांड और पथ हटाने या पैकेज अनइंस्टॉल करने जैसे विनाशकारी कमांड के बीच कोई अंतर नहीं है। स्पष्ट कमांड अलाउ लिस्ट या ड्राई रन मोड के बिना एजेंट बस जो भी मॉडल सुझाता है उसे निष्पादित कर देता है। फेडोरा के मामले में एजेंट को शायद एक टकराव का सामना करना पड़ा और इसे हल करने का सबसे सीधा रास्ता अपनाया, जिसमें वे पैकेज हटाना शामिल था जो सिस्टम को वास्तव में चाहिए थे। इसको कम करने के लिए हमें कंटेनराइजेशन और इफेमल एनवायरनमेंट देखना होगा। आपको कभी भी किसी एआई एजेंट को अपने प्राथमिक वर्कस्टेशन पर रूट एक्सेस नहीं देना चाहिए। इसके बजाय एजेंट को एक इफेमल कंटेनर या वर्चुअल मशीन के अंदर संचालित करना चाहिए जिसमें सिस्टम डायरेक्टरी के लिए रीड ओनली माउंट हो। यदि एजेंट को सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है, तो इसे एक स्क्रिप्ट या पुल रिक्वेस्ट बनाकर मानव समीक्षा के लिए प्रस्तुत करना चाहिए, या वातावरण की एक स्नैपशॉट में काम करना चाहिए जिसे समस्या होने पर छोड़ा जा सकता है। हम एजेंट वर्कफ्लो के मानक हिस्से के रूप में फाइल सिस्टम स्नैपशॉट की भी मांग देख रहे हैं। एजेंट के विनाशकारी कमांड को निष्पादित करने से पहले रनटाइम को एक स्नैपशॉट लेना चाहिए। यदि कमांड के परिणामस्वरूप सिस्टम फेलियर होता है, तो रनटाइम पिछली स्थिति में वापस रोलबैक कर सकता है।
यह घटना बिल्डर्स के लिए एक जागृति है। शेल एक्सेस वाला एजेंट मूल रूप से एक प्रिविलेज्ड यूजर है जो अपने कार्यों के परिणामों को नहीं समझता। आपको गार्डरेल को ट्रांसपोर्ट लेयर में बनाना होगा, सिर्फ प्रॉम्प्ट में नहीं। हाउ टू सेट अप अ लोकल कोडिंग एजेंट ऑन मैकओएस शीर्षक वाला एक डेवलपर वॉकथ्रू हाल ही में महत्वपूर्ण ट्रैक्शन हासिल कर रहा है, जिसने हैकर न्यूज पर 400 से अधिक पॉइंट्स अर्जित किए। यह एक संकेत है कि समुदाय बड़े होस्टेड एजेंट प्लेटफॉर्म के विकल्प के रूप में सेल्फ होस्टेड समाधान चाह रहा है। यह लेख उन विशिष्ट घटकों के बारे में बताता है जिनकी आपको एप्पल सिलिकॉन पर पूरी तरह से काम करने वाला कोडिंग एजेंट चलाने के लिए आवश्यकता है, बिना अपना कोड या प्रॉम्प्ट किसी रिमोट सर्वर पर भेजे। सेटअप में आमतौर पर 3 परतें होती हैं। पहले, आपके पास मॉडल रनटाइम है, आमतौर पर कुछ जैसे ओलामा या समान इंजन जो मैक की यूनिफाइड मेमोरी पर वेट्स लोड कर सकता है। दूसरा, आपके पास एक इन्फरेंस सर्वर है जो एक एपीआई एक्सपोज करता है, जो अक्सर ओपनएआई या एंथ्रोपिक स्कीमा की प्रतिलिपि बनाता है। अंत में, आपके पास हैरेस इटसेल्फ है, कोडेक्स जैसा टर्मिनल आधारित कोडिंग एजेंट या कस्टम लूप जिसे स्थानीय एंड पॉइंट पर अपना बेस यूआरएल पॉइंट करने के लिए कॉन्फ़िगर किया गया है। जो चीज यहाँ दिलचस्प है वो ये है कि ये कितना प्रैक्टिकल हो गया है। 1 साल पहले लैपटॉप पर डिसेंसाइज्ड कोडिंग मॉडल चलाना फ्रस्ट्रेशन का एक्सरसाइज था, लेकिन क्वांटाइजेशन के लेटेस्ट राउंड्स और मेटल बैक इन्फ्रेंस में इम्प्रूवमेंट्स के साथ अब आप मॉडर्न मैकबुक प्रो पर बहुत रिस्पॉन्सिव एजेंट लूप पा सकते हैं। वॉकथ्रू हाईलाइट करता है कि एक बार जब आप अपने हार्नेस को लोकल यूआरएल पर पॉइंट करते हैं और इसे डमी एपीआई की देते हैं, तो टूल कॉलिंग लूप, वो हिस्सा जो फाइल्स पढ़ता है, एडिट्स करता है और टेस्ट्स रन करता है, बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे ये होस्टेड मॉडल के साथ करता है। यह बिल्डर्स को एक लो कॉस्ट सैंडबॉक्स देता है। आप अपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को आइटरेट कर सकते हैं, अपने टूल डेफिनेशंस को रिफाइन कर सकते हैं और अपने एजेंट के डिसीजन लॉजिक को टेस्ट कर सकते हैं बिना क्रेडिट्स खर्च किए या रेट लिमिट्स में न फंसे। यह ऑफलाइन डेवलपमेंट के लिए भी बढ़िया है और सेंसिटिव कोड बेसिस के साथ काम करने के लिए जो डेटा प्राइवेसी पॉलिसीज की वजह से रिस्ट्रिक्टेड हैं। वॉकथ्रू यह भी बताता है कि ये सिलेक्टिव अप्रोच से कि प्रोजेक्ट के कौन से पार्ट्स को एजेंट को एक्सपोज करना है, कॉन्टेक्स्ट विंडो प्रॉब्लम को लोकली कैसे हैंडल करें। सीमा ये है कि लोकल मॉडल्स अभी भी कॉम्प्लेक्स रीजनिंग या मैसिव रिफैक्टर्स में फ्रंटियर मॉडल्स जैसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, लेकिन एजेंटिक टास्क्स के लिए, जैसे यूनिट टेस्ट्स लिखना, लिंटिंग एरर्स फिक्स करना या न्यू एपीआई एक्सप्लोर करना, लोकल स्टैक पूरी तरह केपेबल है। यह बिल्डर की वर्कफ्लो का रूटीन पार्ट बनता जा रहा है कि ग्रंट वर्क के लिए लोकल एजेंट रखें और हाई लेवल आर्किटेक्चर डिसीजंस के लिए ही होस्टेड मॉडल पर स्विच करें। क्लॉड कोड गिटहब रिपॉजिटरी पर एक रीसेंट रिपोर्ट ने बहुत डिस्कशन छेड़ दिया है। पता चला कि क्लॉड डेस्कटॉप हर बार ऐप स्टार्ट होने पर लगभग 1.8 जीबी का हाइपर-वी वर्चुअल मशीन स्पॉन करता है। ऐसा तब भी होता है जब यूजर सिर्फ सिंपल चैट के लिए ऐप यूज कर रहा हो और एजेंटिक टूल्स इन्वोक नहीं कर रहा हो जिन्हें आइसोलेटेड एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट की जरूरत होती है। यह एक क्लासिक इलेक्ट्रॉन स्टाइल रिसोर्स ट्रेड ऑफ है, लेकिन वर्चुअलाइजेशन लेयर पर। रिपोर्ट बताती है कि वीएम लाइफ साइकिल होस्ट प्रोसेस से टाइड है। जब आप ऐप खोलते हैं, यह मेमोरी इमीडिएटली रिजर्व कर लेता है। यह टास्क मैनेजर में विजिबल होता है और बेसलाइन कॉस्ट के तौर पर वहीं रहता है। एंथ्रोपिक ये इसलिए कर रहा है, शायद कोड एग्जीक्यूशन के लिए वार्म सैंडबॉक्स प्रोवाइड करने के लिए। अगर यूजर क्लॉड से स्क्रिप्ट रन करने या टूल यूज करके फाइल एनालाइज करने को कहे, तो आइसोलेटेड एनवायरनमेंट पहले से देयर एंड रेडी टू गो हो। लेकिन एक डेवलपर के लिए जो पहले से डॉकर, WSL2
और शायद लोकल LLM चला रहा है। एक्स्ट्रा 1.8 GB मेमोरी टैक्स बहुत सिग्निफिकेंट हिट है। यह सिर्फ रैम की बात नहीं है, यह थर्मल फुटप्रिंट और एक और VM मैनेज करने की ओवरहेड की बात भी है। लोअर मेमोरी मशीन्स पर सम यूजर्स के लिए यह सिस्टम को पेजिंग में पुश कर सकता है, जो एंटायर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को स्लो कर देता है। नेस्टेड वर्चुअलाइजेशन की इशू भी है। अगर आप पहले से VM के अंदर या स्पेशलाइज्ड क्लाउड एनवायरनमेंट में चल रहे हैं, तो हाइपर-V लॉन्च फेल हो सकता है या स्टेबिलिटी इश्यूज कर सकता है। हैकर न्यूज पर कम्युनिटी डिस्कशन सजेस्ट करता है कि यूजर्स ऑप्ट आउट फ्लैग या लेजी लोडिंग कॉन्फ़िगरेशन चाहते हैं। अगर मैं सिर्फ क्लॉड का यूज कर रहा हूं ब्लॉग पोस्ट ब्रेनस्टॉर्म करने में मदद के लिए, तो मुझे 1.8 GB सैंडबॉक्स टैक्स नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसे टर्मिनल बेस्ड AI कोडिंग एजेंट के तौर पर यूज कर रहा हूं, तो सैंडबॉक्स एक फीचर है, बग नहीं। यह वो सिक्योरिटी गारंटीज प्रोवाइड करता है जिनकी हमने पहले टॉक की थी। होस्ट सिस्टम को पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव एजेंट कमांड से प्रोटेक्ट करना। यह एक लार्जर ट्रेंड को हाईलाइट करता है। AI, डेस्कटॉप एप्स, चैट क्लाइंट्स से ज्यादा एजेंट रनटाइम्स बनते जा रहे हैं। वे सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फुटप्रिंट कैरी करते हैं क्योंकि वे सिर्फ टॉक करने के लिए नहीं, एक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बिल्डर के तौर पर आपको इसे अपने कैपेसिटी प्लानिंग में फैक्टर करना होगा। आपकी डेवलपमेंट मशीन अब सिर्फ IDE और ब्राउज़र नहीं चला रही, यह आपके AI कंपेनियंस के लिए स्पेशलाइज्ड वर्चुअलाइजेशन स्टैक चला रही है। इंडिपेंडेंट डेवलपर सैम विल्किंसन ने हाल ही में एंथ्रोपिक्स मॉडल नेमिंग एक्सट्रैपोलेटेड शीर्षक से एक एनालिसिस पब्लिश किया। यह एंथ्रोपिक के मॉडल आइडेंटिफायर्स के स्ट्रक्चरल पैटर्न्स में डीप डाइव है। यह कॉस्मेटिक डिटेल जरूर लग सकता है, लेकिन ये नेमिंग स्ट्रिंग्स एक्चुअली इन्फ्रेंस स्टैक में लोड बेयरिंग राउटिंग कीज हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि मॉडल क्लॉड 3.5 सोनेट क्यों नेम्ड है सोनेट की जगह, तो यह एनालिसिस उसके पीछे के ग्रामर को पास करता है। पोस्ट आइडेंटिफायर्स को टियर टोकन्स, जनरेशन कोड्स और वर्जन सेगमेंट्स में ब्रेक डाउन करता है। बिल्डर्स के लिए यह ग्रामर ही है जो डिटरमाइन करता है कि आप अपने कॉन्फ़िगरेशन में मॉडल का स्पेसिफिक वर्जन कैसे पिन करते हैं। अगर आप क्लॉड 3 सोनेट 202402229 जैसी स्ट्रिंग हार्ड कोड करते हैं, तो आप स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम रिलीज पिन कर रहे हैं। लेकिन अगर आप शॉर्टर एलियास यूज करते हैं, तो आप रोलिंग वर्जन की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, जो आपके नीचे चेंज हो सकता है। यह एक वर्जनिंग डिपेंडेंसी की समस्या है। जब एंथ्रोपिक एक नया मॉडल रिलीज करता है, तो उनके नामकरण का तरीका आपके API रिक्वेस्ट, आपके SDK इनिशियलाइजेशन और आपके CI वर्कफ्लो पर असर डालता है। अगर ग्रामर बदलता है, उदाहरण के लिए, अगर वे एक नया एडाप्टिव टियर पेश करते हैं या तारीख का फॉर्मेट बदलते हैं, तो यह उन सिस्टम में साइलेंट ब्रेकेज कर सकता है जो स्ट्रिंग पार्सिंग पर निर्भर करते हैं, ताकि रिक्वेस्ट को रूट किया जा सके या क्षमताओं को चुना जा सके। बिल्डर्स के लिए मुख्य बात यह है कि इन मॉडल नामों को एक कॉन्फ़िगरेशन लेयर के पीछे अब्स्ट्रैक्ट करें। मॉडल स्ट्रिंग्स को अपने पूरे कोडबेस में न फैलने दें। इसके बजाय एक पैरामीटर या रजिस्ट्री का उपयोग करें जो एक लॉजिकल मॉडल नाम, कोडिंग एजेंट प्राइमरी जैसे को वेंडर से आने वाले विशिष्ट फिजिकल आइडेंटिफायर स्ट्रिंग से मैप करता है। इस तरह जब एंथ्रोपिक अपना नामकरण रोडमैप बदलता है या नया वर्जन रिलीज करता है, तो आपको अपने पूरे एजेंट हार्नेस में खोजने की बजाय केवल एक लाइन कॉन्फ़िग अपडेट करनी होगी। यह याद दिलाता है कि ये स्ट्रिंग्स सिर्फ लेबल नहीं हैं, वे कॉन्ट्रैक्ट हैं। वे एक निश्चित क्षमता सीमा, प्रति टोकन विशिष्ट लागत और विलंबता प्रोफाइल का अर्थ रखते हैं। एक्सट्रापोलेटेड
नामकरण पैटर्न को समझना आपको यह अनुमान लगाने में मदद करता है कि आगे क्या आने वाला है और अगले मॉडल ड्रॉप के लिए अपने इवेल पाइपलाइन को कैसे तैयार करना है। एजेंट फ्रेमवर्क स्पेस में एक नया प्रवेशकर्ता समुदाय की नजर में आया है, अपाचे बर। पूरा लिंक शो नोट्स में है और यह खुद को रिलायबिलिटी फर्स्ट फ्रेमवर्क के रूप में पोजीशन करता है, जबकि कई फ्रेमवर्क इस पर फोकस करते हैं कि आप कितनी जल्दी डेमो बना सकते हैं। बर का फोकस प्रोडक्शन पेन पॉइंट्स पर है, लंबे चलने वाले वर्कफ्लो, स्टेटफुल एग्जीक्यूशन और फेलियर रिकवरी। ब का मूल फिलॉसफी यह है कि एक एजेंट अनिवार्य रूप से एक स्टेट मशीन है। यह निर्णय लॉजिक को स्टेटफुल इंफ्रास्ट्रक्चर से अलग करता है। एक एजेंटिक वर्कफ्लो में प्रत्येक चरण, प्रारंभिक प्रॉम्प्ट से लेकर टूल कॉल तक अंतिम आउटपुट तक, एक नामित एक्शन है जिसकी अपनी स्टेट होती है। यह स्टेट हर चरण पर कैप्चर की जाती है और पोस्टग्रेस या एसक्यूलाइट जैसे प्लगेबल परसिस्टेंस बैकएंड में स्टोर की जाती है। यह ड्यूरेबल एग्जीक्यूशन मॉडल रिट्रायल के गणित को बदल देता है। एक सामान्य एजेंट लूप में अगर टूल कॉल फेल हो जाता है या मॉडल बुरा जसो रिटर्न करता है तो आपको शायद शुरुआत से पूरा क्रम फिर से शुरू करना पड़ेगा। यह महंगा और धीमा है। बर के साथ आप अंतिम सफल चेक पॉइंट से फिर से शुरू कर सकते हैं। अगर 10 के क्रम में चौथा टूल कॉल फेल हो जाता है तो आपको बस उसी चौथे स्टेप को फिर से ट्राई करना है। रिलायबिलिटी के लिए यह एक बड़ी जीत है, खासकर जब आप पेड एपीआई को कॉल कर रहे होते हैं जो प्रति टोकन चार्ज करते हैं। फ्रेमवर्क में एक बिल्ट इन ऑब्जर्वेबिलिटी यूआई भी शामिल है जो आपको पूरे डिसीजन ट्रेस को विजुअलाइज करने देता है। आप देख सकते हैं कि कौन से ट्रांजिशन लिए गए, हर स्टेज पर मॉडल का आउटपुट क्या था और स्टेट कहाँ म्यूटेट हुई थी। यह जटिल मल्टी स्टेप एजेंट्स को डीबग करना बहुत आसान बनाता है। यह अवेयर भी है और सर्वर मोड में चलने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे कई क्लाइंट्स एक सिंगल एजेंट रन के चारों ओर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। जो बिल्डर्स प्रोटोटाइप स्टेज से आगे बढ़कर प्रोडक्शन में जा रहे हैं उनके लिए बर एक नजर लेने योग्य है। यह रिलायबिलिटी को फर्स्ट क्लास कंसर्न मानता है, न कि आफ्टरथॉट के रूप में। जैसे जैसे हम अधिक ऑटोनॉमस और लॉन्ग लिव्ड एजेंट्स की ओर बढ़ते हैं, चेक पॉइंट बेस्ड रनटाइम एक जरूरत बन जाता है, लग्जरी नहीं। यह एक फ्लैकी टूल कॉल को सेशन एंडिंग इंसिडेंट से एक रिज्यूमेबल ब्लिप में बदल देता है। हगिंग फेस ने OpenR1 नामक एक बड़ा प्रोजेक्ट ओपन सोर्स किया है। इसका लक्ष्य डीपसीक R1 रीजनिंग मॉडल का कम्युनिटी ड्रिवन रिप्रोडक्शन प्रदान करना है। यह सिर्फ वेट्स की रिलीज नहीं है, यह वे ट्रेनिंग स्क्रिप्ट, डेटा पाइपलाइन और रिवॉर्ड मॉडलिंग कंपोनेंट्स की रिलीज है जिनका उपयोग डीपसीक ने अपने प्रसिद्ध चेन ऑफ थॉट बिहेवियर को इलिसिट करने के लिए किया। ओपनवेट इकोसिस्टम के लिए यह बहुत बड़ी बात है। डीपसीक R1 ने रीजनिंग मॉडल्स में रीइंफोर्समेंट लर्निंग के साथ जो संभव है उसके लिए एक नया बैर स्थापित किया। लेकिन अब तक ऐसे मॉडल को ट्रेन करने का सही रेसिपी बड़े पैमाने पर एक ब्लैक बॉक्स था। OpenR1 रिपॉजिटरी इसे बदलती है। यह स्टैंडर्ड हगिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स और TRL द ट्रांसफॉर्मर रीइंफोर्समेंट लर्निंग लाइब्रेरी पर बिल्ड करती है ताकि RL लूप को मिरर किया जा सके जिसे डीपसीक ने अपने रिसर्च पेपर्स में बताया था। बिल्डर्स के लिए यह रीजनिंग मॉडल वास्तव में कैसे बनाए जाते हैं, यह स्टडी करने की बाधा को कम करता है। अगर आप समझना चाहते हैं कि कोई मॉडल जवाब देने से पहले 5 सेकंड के लिए क्यों सोचता है, तो अब आप उसके ट्रेनिंग के दौरान इस्तेमाल किए गए रिवॉर्ड सिग्नल्स को देख सकते हैं। रेपो में डेटा तैयारी और इवैल्यूएशन के लिए स्क्रिप्ट्स शामिल हैं, ताकि आप देख सके कि वेरिफिएबल आंसर्स का उपयोग मॉडल के एक्सप्लोरेशन को स्टीयर करने के लिए कैसे किया जाता है।
यह डोमेन स्पेसिफिक रीजनिंग मॉडल्स के लिए भी दरवाजा खोलता है। अगर आप कानून या मेडिसिन जैसे स्पेशलाइज्ड फील्ड में हैं, तो आप इस ओपन आर एक पाइपलाइन को लेकर अपने खुद के डेटा पर अप्लाई कर सकते हैं। आप फ्रंटियर मॉडल्स के समान रीइंफोर्समेंट लर्निंग प्रिंसिपल्स का उपयोग करके कॉम्प्लेक्स लीगल डॉक्यूमेंट्स या मेडिकल रिकॉर्ड्स के माध्यम से रीजन करने के लिए एक मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं। यह रीजनिंग मॉडल का उपयोग करने से रीजनिंग पाइपलाइन बनाने की ओर एक शिफ्ट है। रेपो पहले से ही कई कंट्रीब्यूटर्स को आकर्षित कर रहा है जो अलग अलग बेस मॉडल्स पर इस अप्रोच को पोर्ट कर रहे हैं, जबकि फुल रिप्रोडक्शन के लिए कंप्यूट आवश्यकताएं अभी भी ज्यादा हैं। ओपनएआई द्वारा प्रदान किया गया ट्रांसपेरेंसी रिसर्च और बिल्डर कम्युनिटी के लिए एक बड़ा तोहफा है। यह अगली जनरेशन के ओपन वेरिफिएबल रीजनिंग एजेंट्स के लिए शुरुआती बिंदु है। आखिर में हमें हैकर न्यूज पर एक हाई एंगेजमेंट थ्रेड के बारे में बात करनी होगी जिसका टाइटल है नोट्स ऑन डीपसीक। यह डीपसीक मॉडल फैमिली के बारे में एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशंस का एक कलेक्शन है जिसने 200 पॉइंट्स से ज्यादा खींचा है। इस तरह के थ्रेड्स अक्सर वहीं होते हैं जहां मॉडल की परफॉर्मेंस और क्विर्क्स का ग्राउंड ट्रूथ आधिकारिक डॉक्यूमेंटेशन में आने से पहले सामने आता है। डिस्कशन प्रॉम्प्ट फॉर्मेटिंग गॉचा से लेकर स्पेसिफिक टोकनाइजर बिहेवियर्स तक सब कुछ कवर करती है। एक रिकरिंग थीम मॉडल की सिस्टम इंस्ट्रक्शंस के प्रति सेंसिटिविटी है। बिल्डर्स अपने बेस्ट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट्स शेयर कर रहे हैं ताकि रीजनिंग मोड का अधिकतम लाभ मिल सके, और फ्रंटियर मॉडल्स की तुलना में मॉडल लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट रिट्रीवल को कैसे हैंडल करता है, इस बारे में कुछ दिलचस्प नोट्स हैं। रिप्रोडक्टिबिलिटी क्विर्क्स के बारे में भी बहुत बात हो रही है। जब आप किसी मॉडल को उसकी क्षमता की सीमा पर रन कर रहे होते हैं, तो इन्फरेंस रनटाइम या क्वांटाइजेशन मेथड में छोटे अंतर अलग आउटपुट में ले जा सकते हैं। कम्युनिटी प्रभावी रूप से डीपसीक के लिए एक इवैल्यूएशन सूट को क्राउडसोर्स कर रही है, यह पहचानते हुए कि वेंडर के क्लेम कहां पकड़ते हैं और कहां उन्हें थोड़ी प्रॉम्प्ट लेवल असिस्टेंस की जरूरत हो सकती है। अगर आप फिलहाल प्रोडक्शन में डीपसीक रन कर रहे हैं, या अगर आप GPT-4o के एक कॉस्ट इफेक्टिव अल्टरनेटिव के रूप में इसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं, तो यह थ्रेड पढ़ना जरूरी है। यह उन प्रैक्टिकल डिटेल्स को हाईलाइट करता है जिनकी प्रैक्टिशनर्स को परवाह है, लेटेंसी, रिलायबिलिटी और मॉडल को प्रभावी रूप से कैसे स्टीयर करें। ऐसे इंडस्ट्री में जो इतनी तेजी से आगे बढ़ती है, कम्युनिटी क्यूरेटेड सिग्नल्स जैसे ये अक्सर आधिकारिक मार्केटिंग मटेरियल्स से ज्यादा मूल्यवान होते हैं। चलिए प्रैक्टिकल व्यू के साथ रैप करते हैं। ओपनक्लॉ 6.6 रिलीज से अगर आप टेलीग्राम या iMessage पर मल्टीटेनेंट एजेंट्स रन कर रहे हैं, तो नए फेल क्लोज्ड एग्जीक्यूशन अप्रूवल्स और ट्रांसक्रिप्ट हार्डनिंग आपकी सिक्योरिटी पोस्चर के लिए जरूरी हैं। आपको लेवल डेडुप्लिकेशन का लाभ उठाने के लिए अपना रनटाइम कॉन्फ़िग अपडेट करना चाहिए, लेकिन याद रखें किसी भी कस्टम बॉट लॉजिक का टेस्ट करें जो उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर सकता है। एंथ्रोपिक सस्पेंशन स्टोरी से यह पहचाने कि एपीआई अवेलेबिलिटी अब एक पॉलिसी वेरिएबल है। अपने राउटिंग लेयर में रिडंडेंसी बनाएं ताकि आप मॉडल टियर्स या प्रोवाइडर्स के बीच पिवट कर सके अगर कोई एंडपॉइंट अचानक रेस्ट्रिक्टेड हो जाए। DN42 बिल इंसिडेंट के लिए मैसेज स्पष्ट है। क्लाउड प्रोवाइडर लेवल पर एक हार्ड स्पेंडिंग कैप लगाएं। किसी ऑटोनॉमस एजेंट को बिलेबल एपीआई के साथ मत ट्रस्ट करें जब तक कि उसके पास एक फाइनेंशियल गवर्नर न हो जिसे प्रॉम्प्ट द्वारा बाईपास नहीं किया जा सकता। लोकल एग्जीक्यूशन फ्रंट पर फेडोरा इंसिडेंट हमें याद दिलाती है कि शेल एक्सेस एक प्रिविलेज्ड कैपेबिलिटी है। हमेशा अपने कोडिंग एजेंट्स को एफएमएल कंटेनर या VM में रन करें। अगर आप मैक पर हैं, तो क्लाउड डेस्कटॉप पर वह 1.8 GB हाइपर-V टैक्स उस आइसोलेशन की कीमत है।
अगर आप प्रोडक्शन वर्कफ्लोज के लिए एक ज्यादा रिलायबल फ्रेमवर्क की तलाश में हैं, तो अपाचे बर को एक नज़र जरूर देखें। यह स्टेटफुल लॉन्गर्निंग एजेंट लूप्स को हैंडल करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिन्हें कॉमन फ्रेमवर्क्स अक्सर संभालने में संघर्ष करते हैं। और आखिर में ओपनआर एक रिपोजिटरी पर नजर रखें। यह है कि हम अगली पीढ़ी के रीजनिंग एजेंट्स को कैसे प्रशिक्षित करेंगे, उसका ब्लूप्रिंट। चाहे आप स्थानीय रूप से बना रहे हों या होस्टेड स्टैक पर, इस चक्र में सबसे प्रमुख थीम है पारदर्शिता और विश्वसनीयता की ओर बढ़ना। इस सप्ताह हमने हार्नेस लेयर में काफी वृद्धि देखी है और यहीं से एजेंट विश्वसनीयता का अगला तरंग पैदा होगा। बिल्डर्स के लिए जो धागा मायने रखता है वह अमूर्त नहीं है। यह वह है जहां अधिकार बैठता है। ओपन क्लॉ अधिक अधिकार को स्पष्ट ट्रांसपोर्ट नियमों और अप्रूवल व्यवहार में ले जा रहा है। एंथ्रोपिक का फेबल और माइथॉस सस्पेंशन दर्शाता है कि प्रदाता एक्सेस लेयर पर अधिकार हटा सकते हैं। DN 42 बिल कहानी बताती है कि क्लाउड प्लेटफॉर्म को मॉडल लूप के बाहर बजट अथॉरिटी की जरूरत है। फेडोरा और क्लॉड डेस्कटॉप बताते हैं कि स्थानीय एग्जीक्यूशन को सिस्टम अथॉरिटी की आवश्यकता है, जो स्नैपशॉट्स, वर्चुअल मशीन्स और संकीर्ण कमांड्स द्वारा बंद हो। बर और ओपन आर एक उसी सवाल को दूसरी तरफ से जवाब देते हैं। आप एजेंट व्यवहार को कितना टिकाऊ बनाते हैं कि इसे इंस्पेक्ट, रिज्यूम और रिप्रोड्यूस किया जा सके। व्यावहारिक पैटर्न हर एजेंट को एक रनटाइम के रूप में मानना है, जिसके पास बजट, परमिशन सरफेस, रिकवरी स्टोरी और ऑडिट ट्रेल हो। यह एक उपयोगी स्वायत्त कार्यकर्ता और आपके क्रेडेंशियल्स के साथ एक बहुत आश्वस्त प्रक्रिया के बीच का अंतर है। गिटहब प्रोजेक्ट रडार के लिए याद रखने योग्य नाम है। अपाचे बर टिकाऊ एजेंट वर्कफ्लोज के लिए, हगिंग फेस ओपनआर एक पारदर्शी रीजनिंग मॉडल रिप्रोडक्शन के लिए, और लोकल मैकओएस कोडिंग एजेंट वॉकथ्रफ जो छोटे डेवलपमेंट लूप्स को प्राइवेट और सस्ता रखता है। प्रोजेक्ट के नाम जोर से बोलें, फिर शो नोट्स और यूट्यूब विवरण में दिए गए लिंक का उपयोग करें जब आपको सही रिपोजिटरीज या स्रोत पेजेस चाहिए। मुद्दा हर फ्रेमवर्क के पीछे भागना नहीं है, यह वह चुनना है जो आपके स्टैक को एक खोई हुई विशेषता दे, रेज्यूमेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, लोकल कंट्रोल या बेहतर आइसोलेशन। आज के लिए यह सूची है। आप सभी रिपोजिटरीज, रिलीसेस और कम्युनिटी डिस्कशंस के लिंक शो नोट्स में पा सकते हैं। अगर आप टेक्निकल डीप डाइव्स या हमारे बताए गए स्पेसिफिक कॉन्फ़िग एग्जाम्पल्स ढूंढ रहे हैं, तो tobyonfitnesstech.com पर शो नोट्स देखें। एजेंट स्टैक डेली सुनने के लिए धन्यवाद। हम जल्द वापस आएंगे।